गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम आपको रसायन विज्ञान के बारे में कुछ बताए थे। आपको हम द्रव्य और उसकी अवस्था पढ़ा रहे थे। तो हम आप लोगों को द्रव्य के बारे में बताए थे और द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में बताए थे। ठीक है, जैसे आप लोग जान चुके कि द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस के बारे में भी हम बता दिए थे आपको। ठीक है, चलिए आज इसी के आगे हम और आपको बताते हैं ठोस, द्रव और गैस में तुलना। ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना। तो आप लोग हेड डालिएगा, द्रव्य की ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं की तुलना। द्रव्य की ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं की तुलना। तीन पढ़ेंगे आज। ठीक है, द्रव्य की ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं की तुलना। जैसे अगर हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कुछ भी करना नहीं, आप बड़े आसानी के साथ द्रव्य की तीनों अवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे यही है इन तीनों के द्वारा, अगर तीनों आप जान गए तो बड़े आसानी के साथ आप तीनों प्रकार के द्रव्यों की तुलना कर सकते हैं। ठीक, यहां पे आप यहां पे आप तीन जो है अलग अलग तरह की क्रिया को देख रहे हैं। इसे हम कहते हैं ठोस है, ये आपका द्रव अवस्था को व्यक्त कर रहा है और ये आपकी गैस अवस्था की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इससे आपको कुछ पता चल रहा है। आप जानते हैं कोई भी द्रव्य बना होता है, द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु होती है। कोई भी द्रव्य बना होता है परमाणु या अणुओं से मिलकर के बना होता, आप लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं। ठीक है, किसी भी द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है? परमाणु होता है या अणु होता है। चाहे अणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है। आगे इसके बारे में बताएंगे और परमाणु में क्या अंतर है बताएंगे आपको कभी। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है, ये आप गोलाकार जो नहीं, परमाणु से परमाणु कहते हैं, या हम अणु भी कह लें। ठीक, तो आप ठोस में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो अणु है बहुत ही नजदीक है, बहुत ही पास है कि नहीं? अणु एक दूसरे से क्या है? सटे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। इसकी तुलना में यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसकी तुलना में यहाँ पे तो दूर है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? और भी दूर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया। अगर हम अंतर लिखना चाहें, अब आपको पता चल गया होगा, आप इनके मतलब दूरी देख ली। आप जानते हैं इनके बीच में कुछ स्थान है जिसे आप कहते हैं अंतरा आणविक स्थान कहते हैं या अंतरा आणविक आकाश कहते हैं। ठीक, इनके बीच में क्या है? एक प्रकार का स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, जिससे क्या कहते हो आप? अंतराणविक स्थान कहते हो। ठीक है, इनके मतलब यहाँ पे जब एक दूसरे से बंधे हुए हैं तो इनके बीच में एक बल बन रहा है, उस बल को हम कहते हैं आकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? आकर्षण बल। मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु से किसी बल के द्वारा बंधा हुआ है और उस बल को हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। कोई भी द्रव्य होगा उसमें जो भी परमाणु होंगे एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा ही क्या होते हैं? बंधे होते हैं।
अगर इतना आप जान रहे हैं तो आपको ठोस द्रव में तुलना करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, अब तुलना कर देते हैं। यहाँ पे गुण लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम ठोस दिखा देते हैं, यहाँ पे द्रव है, फिर हम गैस दिखा देते हैं। ठीक, क्रम संख्या हम दिखा देते हैं, क्रम संख्या। ठीक, पहला गुण देखते हैं। पहला गुण परिभाषा आप लोग जानते हैं, ठोस द्रव गैस की परिभाषा बताया गया। पहला हम देखते हैं आयतन। क्या है आयतन? आयतन में आप क्या जानते हैं? आयतन में आप क्या जानते हैं कि ठोस का आयतन कैसा होता है? ठोस का आयतन कैसा होता है? तो आप लोग जानते हैं कि ठोस का आयतन कैसा होता है। कौन बोल रहा है? अच्छा, कहाँ पे हैं? तो फिर क्लास ले लें, वीडियो बना रहे काफी है ना, कम से कम आधा घंटा लगेगा। हाँ ठीक। हाँ, तो हम देखते हैं कि जैसे क्या है, जैसे अगर क्या पहला आयतन की बात कर लें। आयतन, ठोस का आयतन कैसा होता है? ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी कैसा होता है? द्रव का आयतन भी कैसा होता है? द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। और गैस का आयतन कैसा होता है? गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो ठोस द्रव गैस में एक अंतर आप लोग देखिए, आयतन की बात कर लिए हम। ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, और गैस का आयतन कैसा होता है? गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देख लें, उसके आकार की बात कर लें। दूसरा पॉइंट क्या है? उसके आकार की बात कर लेते हैं हम। बताओ ठोस का आकार कैसा होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसे होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और गैस का आकार कैसा होता है? गैस का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो यदि हम जाने दो पॉइंट, दो अंतर हम लोग जाने, आकार जान चुके, आयतन देख चुके। द्रव का ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, और गैस का आकार कैसा होता है? गैस का आकार अनिश्चित होता है। कंफर्म। आगे तो लेते हैं बहने का गुण। तीसरा पॉइंट हम बात कर ले, बहने का गुण। कौन सा गुण? बहने का गुण। ठीक, तो क्या जानते हैं? बहना आप लोग जानते हैं ना, पानी क्या होता है? पानी बहता है। क्या ठोस भी, क्या ईंट भी बहेगा? नहीं। ठीक, तो आप क्या जानते हैं? ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात हम कह सकते बहते नहीं है। ठोस बहते नहीं है। ठोस क्या नहीं करते? ठोस बहते नहीं है। ठोस बहते नहीं। द्रव क्या करते हैं? द्रव बहते हैं। द्रव क्या करते हैं? बहते हैं। और गैस क्या करते हैं? गैस उड़ते हैं। गैस क्या करते हैं? गैस उड़ते हैं। ठीक, एक अंतर यदि आप ठोस और गैस में कि ठोस बहते नहीं है, द्रव बहते हैं, और गैस क्या करते हैं? गैस में उड़ने का गुण पाया जाता है। एक अंतर हुआ। अगला अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला अंतर भी हम आपको बताते हैं। चौथा अंतर आप देखिएगा, आकर्षण, अंतराणविक आकाश। अंतराणविक आकाश, अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश। ठीक है, अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश, मतलब इनमें ठोस में अंतराणविक स्थान बहुत ही कम होता है। ठोस में अंतराणविक स्थान क्या होता है? बहुत कम होता है। ठोस में अंतराणविक आकाश या अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। या हम कह सकते हैं ठोस में जो अणु होते हैं बहुत ही पास होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही पास होते हैं, अर्थात ठोसों के बीच में अंतराणविक स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। यहाँ पे क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अंतराणविक स्थान क्या होता है? ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या? अंतराणविक स्थान किसमें? द्रव में। और यहाँ पे क्या होता है? गैस में। गैस में
इलेक्ट्रॉनिक स्थान सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। अंतर है, आपको अंतर है नोट होगा इसमें कि आयतन निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित और गैस का निश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता, आयतन निश्चित होता और गैस का आकार भी निश्चित होता है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता, द्रव बहते और गैस क्या करते उड़ते हैं। अंतराणु स्थान की बात कर ले, मतलब ठोस में अंतराणु स्थान बहुत ही, ठोस में अंतराणु स्थान बहुत कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस में अंतराणु स्थान सबसे अधिक होता है। ये आप लोग जाने ना, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे फिर बताते हैं अगला पॉइंट, अगला नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए, चलिए बताते हैं इसको। इसी के 4 अंतर बता दिए, 5वां अंतर भी हम आपको बताते हैं। 5वां अंतर आपको बताते हैं। चार अंतर आप नोट कर चुके, 5वां अंतर आप देखिएगा। आकर्षण बल की बात कर ले, हम इसकी बात कर ले, आकर्षण बल, इसकी बात कर ले, आकर्षण बल। हम जानते हैं ठोसों के बीच में अंतराणु का स्थान सबसे कम है, अर्थात इनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा? सबसे अधिक, अर्थात इसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है आकर्षण बल। ठीक है, ठोसों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जो भी आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कुछ कम होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है आकर्षण बल। किसके बीच में? द्रव के बीच में। और यहाँ पे गैसों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। गैसों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है, अर्थात ना के बराबर होता है। ठीक, तो कंफर्म हुआ ये भी अंतर आपको कि इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि इनके परमाणु बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के बीच में आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और गैसों के बीच में आकर्षण बहुत ही कम, अर्थात ना के बराबर होता है, अर्थात नगण्य होता है। इसीलिए क्या करते हैं? गैसों के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता, इसीलिए क्या करते हैं? अनियमित रूप से तेजी के साथ इधर उधर गति करते रहते हैं। अगला अंतर हम आपको बताते हैं, 6वां अंतर आपका है। 6वां अंतर आपका ये है कि अगर हम 6वां अंतर गतिज ऊर्जा की बात कर ले, किसकी बात कर ले? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, अगर हम गतिज ऊर्जा की बात कर ले तो ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठोसों के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है, मतलब ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। और गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। गैसों के अणु के बीच, गैसों के अणु की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो कंफर्म हुआ, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे ताप जब बढ़ाते हैं तभी परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत ही कम होती है। यहाँ पे हम गति नहीं करते, मतलब क्या करते हैं? उष्मा का स्थानांतरण करते, एक परमाणु दूसरे परमाणु, एक और दूसरे क्या करता है? उष्मा स्थानांतरण करता रहता है। ठीक है, तो ठोसों की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, और गैसों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो आप लोग जाने ठोस द्रव गैस में अंतर, ठोस द्रव गैस में अंतर जान चुके ना। चलिए ठीक, उदाहरण भी दे देते हैं। ठोस के उदाहरण आप लोग जान चुके हैं, तो ठोस 7वां अंतर हम दिखा सकते हैं। उदाहरण ले सकता ठोस के उदाहरण जैसे क्या? ईंट, पत्थर, चाक, डेस्टर और जो भी है लोहा, लकड़ी, जो भी सब क्या है? ठोस ही है। द्रव के उदाहरण आप जानते हैं, पानी, दूध, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? ये सभी ठोस द्रव है। गैस की बात कर लें, जैसे धुआं है, हवा है,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है? ये सभी गैस ही हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप ठोस द्रव गैस की तुलना कर सकते ना। नोट कर लीजिएगा इसको भी। एक टॉपिक और बता देते हैं हम आपको, ठीक है? नोट कर लीजिए, इसको समझ में आया होगा, नोट कर ले आप। अगर समझ में आया तो आपके पास किताब होगा, उस किताब में सारी चीजें दी गई हैं, तो इनको आप एक बार पढ़िए और पुनः आप किताब से व्यवस्थित ढंग से नोट बनाते रहें, ठीक है? चलिए आगे हम दिखाते हैं अगला टॉपिक आपको। अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, द्रव्य का गतिज आणविक, द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, ठीक है? द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के द्वारा क्या किया गया? द्रव्य के अणुओं की गति की व्याख्या किया गया। इस सिद्धांत के द्वारा द्रव्य के अवस्थाओं की व्याख्या किया गया है, ठीक है? इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया गया? द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं की व्याख्या किया गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम पहला पॉइंट क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्रव्य बना हुआ है वो किन से मिलकर बना हुआ है? परमाणु से मिलकर के बना होता है। तो हम लोग जानते हैं ना कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर, पहला पॉइंट यही जानते हैं कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप क्या कहते हो? जिन्हें आप परमाणु कहते हो। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप क्या कहते हो? परमाणु कहते हो। पहला पॉइंट द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार हमें जाने कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें आप क्या कहते हो? परमाणु कहते हो, ठीक? अगला पॉइंट जानते हैं हम लोग, अणु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं क्या? अणु या परमाणु होते हैं, अणु कैसे होते हैं? अणु कठोर होते हैं। अणु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं। और कैसे होते हैं? और प्रत्यास्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यास्थ मतलब फैलना और सिकुड़ना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में भी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। स्प्रिंग पर जब हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं ना, तो स्प्रिंग क्या होती है? दब जाती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम बल को हटा लेते हैं तुरंत तो क्या होती है? फैल जाती है। रबड़ को भी हम देखते हैं ना कि रबड़ को अगर हम एक सिरे को पकड़े, दूसरे सिरे को पकड़ कर खींचते हैं तो भी क्या होता है? फैलता है। लेकिन पुनः जब एक सिरे को हम छोड़ देते हैं तो क्या होती है? फिर पूर्वावस्था में आ जाती है। अर्थात इसमें भी कैसा गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो और भी कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, और कैसे होते हैं? और प्रत्यास्थ होते हैं, गोले की भांति प्रत्यास्थ होते हैं, ठीक है? अगला हम जानते हैं कि द्रव्य के अणुओं के बीच में, द्रव्य के अणुओं की, अभी आपको बताए हम, द्रव्य के अणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। द्रव्य के अणुओं के बीच में क्या होता है? द्रव्य के अणुओं के बीच में, द्रव्य के अणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ खाली स्थान होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतराणविक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश कहते हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, जिन्हें अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश कहते हैं। ये हम लोग जाने। और भी हम लोग जानते हैं कि द्रव्य के अणुओं के बीच में, अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि द्रव्य के अणुओं के बीच में, द्रव्य के अणुओं के बीच में या द्रव्य के परमाणुओं के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है। द्रव्य के अणुओं के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है? ये भी हम लोग जाने। और भी हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर हम किसी भी द्रव्य का, अगला पॉइंट अगर देख लें, जैसे अगर हम किसी भी द्रव्य क्या करें? किसी भी द्रव्य का अगर हम ताप बढ़ाते हैं
तो द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? द्रव्य के गतिज ऊर्जा, द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा ने कि किसी भी द्रव्य का ताप बढ़ाने पर द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है? द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये हम लोग पढ़े द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत। द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार अगर हम 4-5 पॉइंट जानते हैं, इन चारों पांचों पॉइंटों के आधार पर हम द्रव्य की किसी भी अवस्था की व्याख्या कर सकते हैं। चाहे ठोस अवस्था की व्याख्या करना हो, चाहे द्रव अवस्था की व्याख्या करना हो, चाहे गैस की, सभी अवस्थाओं की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए नाम थोड़ा सा बता देते हैं। द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं की व्याख्या किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट हम क्या जानते हैं कि द्रव्य अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप परमाणु कहते हैं। कंफर्म पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि अणु कैसे होते हैं। अणु कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं और गोले की तरह कैसे होते हैं? गोले की तरह प्रत्यास्थ होते हैं। ये भी पॉइंट कंफर्म। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि द्रव्य के अणुओं के बीच में, द्रव्य के अणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ खाली स्थान होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप अंतराणिक स्थान कहते हैं या अंतराणिक आकाश भी कहते हैं। नाम कंफर्म ना? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं। अगला है, अगला पॉइंट, द्रव्य के अणुओं के बीच में, द्रव्य के अणुओं के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है। उस बल को आप लोग क्या कहते हो? उस बल को आप आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया लास्ट पॉइंट। ये हम लोग जानते हैं किसी भी द्रव्य का अगर हम ताप बढ़ाएं, किसी भी द्रव्य का आप क्या करते हैं? ताप बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आज हमने आपका 2 टॉपिक क्लियर किया। अगला टॉपिक जो भी होगा आगे बताया जाएगा। कम से कम जितना भी बताया गया उसको एक बार आप लोग पढ़िएगा, उसके बाद पुनः दोबारा भी पढ़िएगा। दोबारा पढ़ते समय आपके पास किताब भी होना चाहिए और उस किताब से नोट बनाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।